हेलो हाय वेलकम। चलो आ जाओ, स्वागत है सबका ज्योग्राफी के सेशन में, है ना। ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं ज्योग्राफी के। और मेनली ये है कि जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं फैक्चुअल ज़्यादा हैं, आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कम आए हुए हैं, राइट। चलो अब बात करते हैं। और मुझे तो लगा होगा कि जो भी पेपर आप लोगों ने इसमें अटेंड किया होगा तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे आपको, ईजिली कर लिया होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट है हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, राइट। Which among the following are the suitable condition for the cultivation of chili? बोल रहे हैं चिली क्या होती है। बोल रहे हैं कि मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त स्थिति क्या क्या है। बोल रहे हैं वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। रेनफॉल ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर एंड एसिडिक सॉइल टाइप। चलिए बात करते हैं। पहली बात तो आप ये देखिए कि जो भी हमारे चिली की खेती होती है, ठीक है, उसके लिए सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल ये दोनों तरीके के मतलब वेदर अनुकूल होते हैं, रिक्वायरमेंट क्या बोलते हैं, फेवरेबल होते हैं, राइट। इसमें थोड़ा सा बात करेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर रेंज होता है ना, जो 200 सेंटीमीटर से अधिक दिया गया है, नहीं, इसके लिए 85 to 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर रेनफॉल इज इनफ। बोलना है एसिडिक सॉइल टाइप बिल्कुल नहीं, जो सॉइल का टाइप होना चाहिए वो 6.5 to 7.5 pH होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ना तो बहुत ज़्यादा एसिडिक ना तो बहुत ज़्यादा बेसिक, ठीक है। तो ये मध्यम तापमान के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु, हाँ बिल्कुल, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद द मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। बाकी जो तीनों हैं ये दोनों हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सैंड माइनिंग ऑफ द रिवर्स। कह रहे हैं कि अगर रिवर्स की सैंड माइनिंग अगर किया जाए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक। और वैसी बात है, किसी भी चीज़ की अगर नीचे का अगर आप सरफेस निकाल लोगे, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, बहुत ज़्यादा वाटर का वहाँ पे कलेक्शन होगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि दिक्कत हो सकती है, फ्लड वाली समस्या आ सकती है ना। उसके जो क्या बोल सकते हैं उसको, एम्बैंकमेंट होता है वो टूट जाएगा। एम्बैंकमेंट टूटने से क्या होगा कि फ्लड वाली समस्या होगी, जो भी प्लेन एरिया वहाँ पे पूरा पानी जमा हो जाएगा, है ना। और एम्बैंकमेंट की समस्या आपको पता ही बहुत ज़्यादा, बिहार में कोसी और उधर दामोदर बंगाल में, है ना, इन सब में बहुत ज़्यादा एम्बैंकमेंट वाली प्रॉब्लम है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सैंड माइनिंग ऑफ द रिवर्स। पहले भूजल का अवक्षेपण, डिप्लेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, ठीक है, कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा ग्राउंड वाटर। हाँ, जितना खोदते जाओगे उसका क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा बैठता जाएगा, है ना। लॉस ऑफ द राइपेरियन फ्लोरा एंड फौना, बिल्कुल, जो भी हमारे वो होते हैं रिवर की होती हैं, फ्लोरा फौना मतलब कि सवाल हो गए, जो भी मछलियाँ हो गई, उनका भी लॉस होगा, बिल्कुल लॉस होगा, उनका हैबिटेट खत्म हो जाएगा, उनका जो वास स्थान है वो खत्म हो जाएगा, राइट। डिटेरियोरेशन इन द वाटर क्वालिटी, पानी की गुणवत्ता में गिरावट। और ऐसी बात आएगी, जितना नीचे जाओगे हो सकता है कि पानी में बहुत सारे ऐसे पॉल्यूशन या पॉल्यूटिंग मटेरियल्स मिल जाएं, है ना, जिससे वाटर पोल्यूशन हो जाए, ठीक है, जैसे आर्सेनिक हो जाए, कैडमियम हो जाए, जितना नीचे जाओगे तो हो सकता है उसमें मिल जाए, तो उसका पानी गुणवत्ता में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इसमें सब कुछ होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, ठीक। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, 1, 2 एंड 3, ठीक है, सब कुछ होंगे इसमें, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहे हैं कि इसमें से विच एमंग द फॉलोइंग आर द साल्ट वाटर लेक्स इन इंडिया। साल्ट वाटर लेक्स इन इंडिया, ठीक। साल्ट वाटर दैट मीन्स वाटर कैसा होना चाहिए, ब्रैकिश होना चाहिए। ब्रैकिश क्या होता है, मतलब खारा, है ना, खारा पानी, ठीक। आइए बात करते हैं लोनार लेक। लोनार लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र। अब बोलता जाता है कि जो प्लीस्टोसिन एपोस था हमारा, प्लीस्टोसिन युग था जो, उस टाइम पे कोई मेटेरियोराइट्स आया था, ठीक है, जो कि इससे आके धरती से टकराया था, जिसकी वजह से ये लोनार लेक बना था हमारा। इसीलिए इसको एक तरह का ये क्या है, एक तरह का क्रेटर लेक है, राइट। और ये कैसी झील है, बिल्कुल साल्ट लेक है ये। कैसी है ये, साल्ट वाटर लेक है, साल्ट वाटर लेक। सांबर लेक को साल्ट लेक बोला ही जाता है। क्या बोला जाता है, साल्ट लेक। कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। आप सबको पता है कि राजस्थान में हमारा क्या, सांबर लेक हमारी राजस्थान में है, ठीक। फिर बोल रहे हैं कि तसोमोरिरी लेक या सोमोरिरी लेक बोला जाता है इसको, ठीक है। कहाँ पे है ये लद्दाख में है, लद्दाख में है ये। लद्दाख क्या है, यूटी है ना, ध्यान रखना, कोई भूलना नहीं, लद्दाख इज नाउ यूटी। और इसका वाटर कैसा है, ब्रैकिश वाटर या खारा पानी, ठीक है। वुलर लेक, एशिया की
लार्जेस्ट नेचुरल लेक, कैसी लेक? फ्रेश वाटर लेक। कैसी है ये? फ्रेश वाटर लेक। कहाँ पर ये? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आई बात सारी समझ में? तो इसमें से केवल एक है जो है ये फ्रेश वाटर लेक है, चौथा जो है, ठीक है। बाकी ये जितने भी हैं, लोनार लेक, समर लेक, सोमोरी लेक 1, 2 एंड 3, ये सारे क्या हैं? खारे पानी या साल्ट वाटर लेक हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज द क्वेश्चन नंबर 22। Which among the following basins or regions are associated with established commercial production of crude oil and natural gas in India? बोल रहे हैं कि कौन से ऐसे बेसिन्स हैं, ठीक है, जो कि किसके लिए हैं? नेचुरल गैस और प्रोडक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल, ठीक है। बे ऑफ खंभात, बे ऑफ कच्छ या रण ऑफ कच्छ, सॉरी, रण ऑफ कच्छ, बे ऑफ खंभात एंड द कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। तो एज वी नो दैट कि जो हमारे बे ऑफ खंभात या बे ऑफ कैम्बे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत मात्रा में क्या है? ऑयल प्रोडक्शन होता है यहाँ से, ठीक है। तो बे ऑफ खंभात, बे ऑफ खंभात, ये इसको कैम्बे भी बोलते हैं, आपको पता है, कैम्बे, मुंबई, और ये कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। ये ऐसी 3 जगह हैं, ठीक है, जो कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है जहां से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का, ठीक है। इसमें हमारा रण ऑफ कच्छ इंक्लूडेड नहीं है। रण ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। मार्सी लैंड है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कि वहाँ से बहुत ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिल रहा हो, किसका? क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस का। हो सकता है कि रिसोर्सेज हो वहाँ पे, ठीक है। तो 2 and 3 इज द ऑप्शन इज करेक्ट। सो बी ऑप्शन इज हियर 2 and 3, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन इज सेइंग विच अमंग द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द ओशन करेंट्स। बोल रहे हैं ओशन करेंट्स को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। बोल रहे हैं कि शेप ऑफ कोस्ट लाइन, ठीक है, शेप ऑफ कोस्ट लाइन, रिलीफ स्ट्रक्चर एट ओशन बेसिन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक। आइए बात करते हैं थोड़ा सा। रोटेशन ऑफ अर्थ जो होता है वो हमेशा कोरियोलिस इफेक्ट दिखाता है, कोरियोलिस इफेक्ट या फोर्स जनरेट करता है, ठीक है। और आपको पता है कि इसी कोरियोलिस इफेक्ट या फोर्स की वजह से जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो ओशन करंट्स चलती हैं, ठीक है, वो हमेशा किधर जाती हैं? राइट की साइड मूव करती हैं, राइट साइड डायरेक्शन होता है उनका, ठीक है। किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, राइट। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी हमारी करंट होती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी करंट होती हैं वो हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन मूव करती हैं, लेफ्ट डायरेक्शन मूवमेंट होता है उनमें, ठीक। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ जो होगा वो बिल्कुल करेगा अफेक्ट। फिर क्या है? ओशन बेसिन्स। हाँ, ओशन बेसिन्स भी हमारी क्या करती हैं? ये धाराओं को प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है। शेप ऑफ कोस्ट लाइन, ऑब्वियस सी बात है कि कोस्ट लाइन कैसा हो, बहुत ज़्यादा अगर प्लेन रहेगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे ओशन करंट की स्पीड ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर वही कोस्ट लाइन क्या हो, बहुत ज़्यादा कटा छटा हो, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, ठीक, तो वहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो सकती है? डाउन हो सकती है। तो इसमें जो तीनों फैक्टर जो हैं, शेप ऑफ कोस्ट लाइन, रिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ ओशन बेसिन और रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये सब के सब क्या होते हैं? अफेक्ट करते हैं किसको? ओशन करंट्स को, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इज अबाउट द विच एमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ले फार्मिंग, ठीक है। अब ले फार्मिंग से बहुत लोग कंफ्यूजन में आओगे। ले मीन्स होता है क्या? अंडा सेना ना, अंडे सेना जो कि मुर्गियां करती हैं, राइट। ऑप्शन बनाने वाले ने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो एक और कंफ्यूजिंग ऑप्शन बना सकता था, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है इसमें। बोल रहा है इट इज द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क। नहीं, सेरीकल्चर होता है ये, इसको क्या बोलते हैं साहब? सेरीकल्चर। इट इज द ग्रोइंग ऑफ ग्रास और लेग्यूम्स इन रोटेशन विद द ग्रेन क्रॉप्स। बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लैंड। मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एम टू प्रोड्यूसिंग लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक, ठीक, क्या बोलते हैं इसको?
वेटरनरी बोलते हैं, या लाइफ स्टॉक फार्म प्रोड्यूसिंग, आप कह सकते हो लाइफ स्टॉकिंग करना, है ना, बस पशुपालन करना, ये पशुपालन होता है। क्या बोलते हैं इसको? पशुपालन, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ ग्रास और लेग्यूम्स इन द रोटेशन विद द ग्रेन्स क्रॉप्स, ग्रेन क्रॉप्स। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी किसी भी मिट्टी की जब फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी क्रॉपिंग करते करते उसकी फर्टिलिटी वीक हो जाती है, तो उसमें नेचुरली जो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए करते क्या है कि हम एक सीजन में तो उसमें क्या करेंगे, क्रॉपिंग करेंगे, दूसरे सीजन में या तो हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, उस पर घासें उगेंगी जो कि लेस फर्टिलिटी में उगती हैं, और उनकी जड़ जो होते हैं उनसे क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होती है, वायुमंडल की नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रेट और नाइट्रेट फॉर्म में क्या होती है, सॉइल में आकर के मिक्सअप हो जाती है। और या तो फिर सबसे अच्छा है कि उसमें किसी भी तरह के पल्स कल्टीवेशन किया जाए, सॉरी एग्रीकल्चर किया जाए, पल्सेस का, उसमें क्या हो जाए कि बो दिया जाए, दाल की खेती कर दी जाए। और आपको पता ही है कि लेग्यूमिनेसी जो होती हैं, हमारी लेग्यूम्स जो होती हैं, दालें होती हैं, उनके रूट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। और ये करता क्या है कि ये फ्री नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर से फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म में चेंज कर देता है। तो जिससे क्या होता है, जो पौधे होते हैं ये नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर्म में ही नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो इससे क्या होगा, फर्टिलिटी ऑफ द जो लैंड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारी ले फार्मिंग कहलाएगी, इसी को क्या बोलते हैं, ले फार्मिंग। तो दिस इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रॉक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स बिलोंग्स टू द धारवाड़ सिस्टम। कह रहा है धारवाड़ सिस्टम से कौन कौन से ऐसे रॉक्स हैं जो कि बिलोंग करती हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं। पहली चीज सबसे पहले यहाँ पे दिया गया अरावलीज, ठीक है, अरावलीज, फिर दिया गया कोराकारम हिल्स, फिर मेघालय प्लेटू, फिर धारवाड़ रीजन, ठीक है। जो हमारी अरावली है वो कहां से कहां तक फैली हुई है? अरावली जो हमारी दिल्ली से स्टार्ट होती है, हरियाणा और राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैली हुई है ना। और गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक होती है, क्या होती है, गुरु शिखर हाईएस्ट पीक, ठीक है, लगभग कुछ ऐसे ही है 1100 कुछ समथिंग, है ना, 1722 मीटर, राइट, 1722 मीटर गुरु शिखर, है ना। ये एक तरह की कैसी है, एक तरह की धारवाड़ रॉक होती है। काराकोरम हिल्स सबसे ऊंची पीक इसकी K2, ठीक है, 8600 समथिंग, 8611 मीटर, ठीक है। ये कैसी है, ये हिमालयन हिल्स, कैसी है, हिमालयन रॉक्स हैं, हिमालयन रॉक्स। बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं वो यहाँ से निकलती हैं। मेघालय प्लेटू आगे चल करके गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 हिल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या है, धारवाड़ टाइप्स रॉक्स हैं, क्या है, धारवाड़ रॉक्स हैं, ठीक है। और धारवाड़ रीजन तो है ही आपका, धारवाड़ रीजन का जो क्षेत्र आता है वो हमारा होता है कर्नाटका का क्षेत्र, कर्नाटका का, ठीक है। तो हमारा जो अरावली, मेघालय प्लेटू और धारवाड़ रीजन 1, 3 and 4, ठीक है। तो 1, 3 and 4 ऑप्शन सी, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इग्नियस रॉक। बोल रहे हैं कि इग्नियस रॉक्स के बारे में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, क्या होते हैं ये इग्नियस, वाई दिस इज इग्नियस, इनको हिंदी में आग्नेय बोलते हैं, लिखा होगा आग्नेय, हाँ आग्नेय, ठीक है। आग्नेय मतलब जो कि आग से पैदा हुआ हो, ठीक है, आग से पैदा हुआ हो। दैट मीन्स कि वोल्केनो होती है हमारी, जो फूटती हैं तो क्या होता है, लावा जो होता है वो ऊपर आता है, ठीक। तो क्या होता है कि स्ट्रेटिफाइड हो जाता है लावा, स्ट्रेटिफाइड मतलब कि परत दर परत जम जाता है, ठीक। तो सॉलिडिफाइड लेयर्स बनती है किसकी, लावा की, जो हमारी क्या होती हैं, इग्नियस रॉक कहलाती हैं, ठीक है। ये हमेशा नो फॉसिल्स होती हैं, नो फॉसिल्स, दैट मीन्स कि उसमें फॉसिल्स नहीं होंगे। फॉसिल्स हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में होती हैं, किस में होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में होती हैं। हाई पोरोसिटी और परमेबिलिटी भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये भी किसका है,
सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनकी है। तो केवल ये सॉलिडिफाइड लेयर्स ऑफ द लावा, यही हमारा होगा। तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन ओनली। ठीक है साहब, आइए बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, है ना, प्यूमिस, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमिस, ये सब इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि विद रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन द ओशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन ओशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो महासागर में लवणता होती है, सैलिनिटी, होता क्या है कि पर्टिकुलर 1000 ml में कितने पार्ट्स, ठीक है, किसके हैं या कितने ग्राम सॉल्ट या सब्सटेंसेस के हैं, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं, सैलिनिटी कहलाती है वाटर की। और मैसेज को पीपीटी में डिनोट किया जाता है, पीपीटी को ऐसे लगाते हैं, दिस इज पीपीटी, मतलब पार्ट्स पर 1000। ठीक है, और आपको पता ही है कि वान लेक जो है वो दुनिया की सबसे मोस्ट सैलिनिटी वाटर बॉडी है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, क्या स्टेटमेंट दिया गया। बोल रहा है पोलर जोन्स हैव हाई सैलिनिटी ड्यू टू द फ्रीजिंग ऑफ आइस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वाटर क्या होता है, वार्म होता है, ठीक है, वार्म वाटर जो होता है वो एक्सपैंड ज़्यादा करता है, फैलता है। ठीक है, जब एक्सपैंड करेगा तो साल्ट ज़्यादा कंटेन करेगा, ठीक, तो ज़्यादा क्या होगा, वो साल्टी होगा। लेकिन अगर वो ठंडा है, कोल्ड वाटर है, राइट, तो कोल्ड वाटर क्या करेगा कि उतना ज़्यादा सॉल्ट क्या करेगा, नहीं सस्टेन करेगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट पहला बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि जो हमारा हाई सैलिनिटी जो है वो पोलर रीजन में नहीं होता है, हमेशा किस रीजन में होता है, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाइज करता है जो हाई सैलिनिटी जो एरिया होता है, रीजन होता है। ठीक है, जोन होता है। आइए बात करते हैं सेकंड है, बोल रहे हैं कि इक्वेटोरियल रीजन हैव लो सैलिनिटी ड्यू टू हाई रेनफॉल एंड लो रेट। देखो लो सैलिनिटी तो होती है वहाँ पे, और क्यों होती है, ड्यू टू हाई रेनफॉल, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करते हैं कि उसमें फ्रेश वाटर ऐड हो जाता है वहाँ पे, इसलिए उसकी सैलिनिटी कम होती है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है लो रेट ऑफ इवेपोरेशन ना, ये महागलत स्टेटमेंट है। दैट मीन्स वहाँ पे इवेपोरेशन भी उतनी तेज होता है, और इसीलिए आपको पता है कि जो भी अमेजोन बेसिन में जो क्लाइमेट होता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, वहाँ पे क्या होता है कि दिन जब जैसे जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन था ये, उसमें पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ था कि कंडीशन ऐसी ऐसी है कि वहाँ पे तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होती है, कन्वेंशनल रेन होती है वहाँ पे, है ना, संवहनीय वर्षा होती है, टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है, मॉइस्चराइज कंडीशन हो जाती है क्लाइमेट की। तो किसकी कंडीशन होती है, वो हमेशा इक्वेटोरियल की होती है। ठीक है, जो भी 0 डिग्री पे लाइज करता है, कितने पे, 0 डिग्री पे लाइज करता है। तो यहाँ से स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी तो ठीक है, लो सैलिनिटी क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन बहुत होता है तो बढ़ तो जाता है वहाँ पे, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तो उसमें फ्रेश वाटर ऐड हो जाता है, राइट, तो उससे क्या होता है, तो इससे सैलिनिटी जो होती है उसकी कम रहती है। ठीक है, तीसरा इसमें बोल रहे हैं कि ट्रॉपिकल जोन्स हैव द हाईएस्ट सैलिनिटी टू द हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन। बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल जोन्स लाइज कहाँ करता है, बाउंडिंग विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न ये हमारा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिलेगा, ये सदर्न हेमिस्फीयर मिलेगा, इन्हीं दोनों के बीच में। और आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ठीक है, इन द नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री इन द साउथ, नॉर्थ और साउथ के बीच में। ठीक, तो जो हमारा हाई सैलिनिटी जो जोन होता है ना, वो भी हमारा यही कुछ 20 से 40 डिग्री के बीच में लाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 इज द करेक्ट। ठीक, तो तीसरा स्टेटमेंट में यहाँ पे सही है, और जब तीसरा सही है तो यहाँ पे केवल डी ऑप्शन इज द करेक्ट, 3 ओनली। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये द क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 किसके बारे में है, बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमेना कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन वार्म फ्रंट पासेस ओवर एन एरिया। बोल रहा है कि जब किसी एरिया के ऊपर से वार्म फ्रंट मतलब गर्म वाताग्र, है ना, गर्म वाताग्र पहले देखो बनते कैसे हैं, जैसे कि अगर कोई कोल्ड एयर है, कैसी कोल्ड एयर है, ठीक, अगर इसके ऊपर से कोई वार्म एयर पास करे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वार्म फ्रंट। ठीक है, वार्म फ्रंट बन जाएगा। ठीक, अब बोल रहे हैं कि क्या क्या ऐसी घटना को देखा जा सकता है।
बोल रहे हैं तापमान में वृद्धि, वार्म है, ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। डिक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, गलत, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर स्काई, गलत, जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा तो फटाक से क्या होगा कि क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा इन द लोअर लेवल, लोअर लेवल में क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। सेम फिनोमिना होती है कहाँ पे, वही इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है, तो वहाँ पे क्लाउड ज़्यादा होगा। ऐसे क्या होते हैं कि मतलब रेनफॉल ले आती है, ऐसी कंडीशन क्या ले आती है, रेनफॉल। जब भी हमारी जलवायु आती है, मानसून आता है ना, तो सेम चीज़ होता है, ठीक है, तो रेनफॉल ले आती है। तापमान में इंक्रीज होगा, ठीक है। डिक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, गलत है। क्लियर स्काई, गलत है। और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड रेनफॉल, ये सही है आपका, ठीक है। तो 1 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 and 4, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 51। क्वेश्चन नंबर 51 इज सेइंग कि विच एमंग द फॉलोइंग रिवर्स कॉन्स्टिट्यूट इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड ड्रेनेज मतलब, इनलैंड ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि ऐसी कौन सी नदियां हैं जो कि जा करके किसी लैंड पे ही या किसी लैंड स्ट्रक्चर पे ही खत्म हो जाती हैं। दैट मीन्स किसी महासागर में, किसी ओशन में नहीं गिरती। वो होता क्या है कि उनका इनलैंड ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज उनका लैंड पे हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो ऐसी नदियाँ हैं हमारे पास, और स्पेशली ये जो नदियाँ दी गई हैं, ठीक है, इनमें से 2 नदियाँ हैं, एक घग्गर एक लूनी है। ये लूनी और घग्गर नदी जो है, ये 2 के दोनों इनलैंड, इनका क्या होता है, एंड्स होता है, ठीक है। एक जो होता है वो थार डिजर्ट में हो जाती है, ये जो घग्गर होती है ना, ये थार डिजर्ट में जा करके डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है साहब, डिसअपियर। दैट मीन्स कि उसके आगे कहाँ जाती है किसी को नहीं पता, गायब हो जाती है। दैट मीन्स कि उसका ड्रेनेज हो जाता है वहीं पे। और ये जो लूनी है ना, ये रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में, वहाँ पे क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो ये 2 ऐसी नदियाँ हैं जिनका इनलैंड ड्रेनेज होता है। और बाकी दामोदर आती नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि दामोदर जो होती है हुगली रिवर में जाकर के वेस्ट बंगाल में मिल जाती है ना। दामोदर कैसे, हुगली से जाकर के वेस्ट बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। चलो, तो 1 and 2 इज द रिवर, घग्गर एंड लूनी इज द रिवर which constitute the inland drainage. तो here is the option A is the correct, 1 and 2, ठीक है। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक। अब बोल रहे हैं कि सी फ्लोर अगर फैल रहा है, सी का जो फ्लोर, समुद्र का जो तल है, अगर उसमें प्रसार हो रहा है, तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उस पर आप विचार करिए। बोल रहे हैं कि इट गिव्स एविडेंस फॉर द रिवर्सल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है। कह रहे हैं कि यह पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र के उत्क्रमण होने का प्रमाण देते हैं, ठीक, बिल्कुल देते हैं। तीसरा कह रहे हैं इट एक्सप्लेन दैट ओशनिक क्रस्ट आर क्रिएटेड एट रिजेस एंड डिस्ट्रॉयड एट ट्रेंचेस, ठीक। ये जैसे सपोज करो कि समुद्र के, सॉरी ऐसे को यहाँ पे होगा क्या कि जब भी 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, एक ये जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसको प्लेट टेक्टोनिक की रिएक्शन बोले जाते हैं, ठीक। अब उसमें होगा क्या कि जो प्लेट्स हैं, उसका जो अर्थ का लिथोस्फीयर है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो स्प्लिट होगा, ठीक है। और एक दूसरे से जब स्प्लिट होगा, तो स्प्लिट होने के बाद क्या होगा कि बीच से इसमें दरार आ जाएगी, ठीक। जब दरार आ जाएगी तो ये इधर अलग हो जाएगी, उधर अलग हो जाएगा। फिनोमिना कुछ ऐसे बनेगी जाकर के कि ये यहाँ पे ऐसे और फिर यहाँ पे ये ऐसे। अच्छा, ये जो वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पे ना, ये जो बेड दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, ये ट्रेंच बन रहे हैं, ट्रेंचेस, ठीक है। मैरियाना ट्रेंच बहुत गहरा है, आपको पता है, वहाँ पे गहराई बहुत ज़्यादा अधिक होती है। अब बोल रहे हैं कि ओशियनिक जो क्रस्ट हैं वो यहाँ पे डिस्चार्ज होती है, सीधी बात है, क्रस्ट डिस्चार्ज हो जाएंगे, ट्रेंच बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है, और रिजेस पे क्रिएट करती हैं, ठीक, घाटियाँ जो होती हैं, ठीक। बोल रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज द करेक्ट। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन इज अबाउट द अर्थक्वेक, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक बोल रहे हैं। कह रहे हैं सुनामी, क्या बोल रहे हैं, कौन से भूकंप के प्रभाव हो सकते हैं, सुनामी, स्टॉर्म सर्जेस, सॉलिफ्लेक्शन और
एवलांसेस, ठीक है। सबको पता है कि अगर अर्थक्वेक होता है, प्लेट टेक्टोनिक की एक्टिविटीज अगर समुद्र के अंदर हो रही है तो सुनामी जैसा एक क्या बनता है, कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। स्टॉर्म सर्जेस जो है, स्टॉर्म सर्जेस हमेशा ध्यान रखना कि ये किसी भी तरीके के अर्थक्वेक की वजह से ये एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। ये टाइड्स जो होते हैं बहुत ऊंचाई तक जब इंक्रीज करते हैं तो उसी को स्टॉर्म सर्जेस बोला जाता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या रिस्पॉन्सिबल होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड मून। आपको पता है टाइड्स के लिए जो जिम्मेदार फैक्टर्स। सोलिफ्लेक्शन, सोलिफ्लेक्शन होता क्या है, जैसे सपोज करो कि कोई परमाफ्रॉस्ट रीजन है, ठीक है, तो चूंकि वो परमानेंटली बहुत सालों से 2-3 सालों से पूरा उस पर बर्फ जमा हुआ है, तो उसके ऊपर मिट्टी की एक परत जमी हुई है, लेयर जमी हुई है, ठीक है, जो कि वाटर एब्जॉर्ब कर करके हाईली सैचुरेटेड हो चुकी है, ठीक। चूंकि वो वाटर जो है वो आप परमिएट नहीं करेगा, परमिएबल जो हमारा जो परमाफ्रॉस्ट है वो परमिएबल नहीं है वाटर के लिए, ठीक। तो वो जो मिट्टी जो है वो हाईली सैचुरेटेड हो चुकी है। अब उस कंडीशन में जब भी कभी अर्थक्वेक आता है और वाइब्रेशन होता है तो उस वाइब्रेशन से जो ऊपर की मिट्टी की परत होगी ना वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, बिल्कुल फॉल, बड़ा अच्छा टर्म है उसको, भूस्खलन वाली जो बात होती है, लैंड स्लाइडिंग, है ना, तो ऊपर की मिट्टी की स्लाइड हो जाएगी वो पूरा, तो उसी को बोलते हैं क्या, सोलिफ्लेक्शन। और यहाँ पे फोर्थ जो है एवलांसेस, सबको आपको पता है, हिमस्खलन। पहाड़ी एरिया में जहाँ पे पूरा बर्फ से ढके हुए पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पे जब ऐसे अर्थक्वेक्स आते हैं तो हिमस्खलन, एवलांसेस, तूफान, उनकी कंडीशन जो है, फिनोमिना जो होती है वो देखी जाती है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा, ये 3 जो हैं ये हो सकते हैं इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, 1, 3 एंड 4, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 इज रिलेटेड टू द, क्या बोल रहा है, रिगार्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओलिगोट्रॉफिक लेक। आइए बात करते हैं ओलिगोट्रॉफिक लेक। ओलिगोट्रॉफिक लेक जो होती हैं वो एक तरीके के अनप्रोडक्टिव लेक होती हैं, ठीक है। अनप्रोडक्टिव होती हैं, न्यूट्रिएंट्स उसमें होते नहीं हैं, इसलिए उसके अपर सरफेस पे कुछ किया नहीं जा सकता है, और ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉटम लेयर, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन उसके बॉटम लेयर में बिल्कुल प्रेजेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो कोल्ड, मैंने फिर से बताया कि ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा क्या होती है, कोल्ड वाटर में ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, और वार्म वाटर में कम डिजॉल्व होती है। तो इसका जो नीचे की बॉटम लेयर की जो वाटर होती है वो कोल्ड होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच बिल्कुल नहीं होती है। वाटर क्वालिटी इज गुड फॉर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। गुड फॉर द डोमेस्टिक बोला जाता है, स्विमिंग के लिए अच्छी मानी जाती है ऐसे वाटर, और इंडस्ट्रियल पर्पस फिशरीज के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, फिशरीज, ठीक है। तो फिशरीज और स्विमिंग के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है ये ओलिगोट्रॉफिक लेक जो होती हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉटम लेयर, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 3 ओनली। केवल तीसरा स्टेटमेंट जो इसका है वो करेक्ट है, बाकी जो है दोनों गलत है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90, सेकंड लास्ट नहीं, लास्ट ही है आई थिंक, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। बोल रहा है ग्लोबा एंडर्सनी। ग्लोबा एंडर्सनी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज, क्या है, एन इन्वेसिव स्पीसीज इन वेस्टर्न हिमालयन रीजन, डब्ल्यू हिमालय लिखा हुआ है, वेस्टर्न हिमालय उसका मतलब, अ पेस्ट causing a lot of damage cotton crops, ठीक है, a beta virus that cause severe respiratory syndrome, अच्छा, a rare and critically endangered species found near the तीस्ता वैली, ठीक है। आइए बात करते हैं, ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या कि सिक्किम में रिवर बहती है तीस्ता, ठीक है, कहाँ पे, सिक्किम में, ठीक है। तो तीस्ता वैली में लगभग 136 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 136 ईयर, ठीक है, एक स्पीसीज पाई गई किसकी, ग्लोबा एंडर्सनी, जो कि एक प्लांट स्पीसीज है। क्या है, प्लांट स्पीसीज है, ठीक है, जिसको बिल्कुल क्रिटिकली इंडेंजर्ड मान लिया गया था, इंडेंजर्ड,
ठीक है, इसको बोला गया कि लगभग ये लुप्त प्राय हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक। और 30 जून 2020 में हिंदू में ये आर्टिकल आया था इससे रिलेटेड कि सिक्किम में भी, सिक्किम के जो तीस्ता वैली है, ठीक है, वहाँ पे ये 136 साल बाद ये प्लांट देखे गए हैं, प्लांट की स्पीसीज पाई गई है, ठीक। और इसको ये प्लांट जो है इसको डांसिंग लेडीज या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डांसिंग लेडीज और स्वान फ्लावर्स। स्वान मीन्स कहता है हंस, है ना। अगर देखोगे तो मतलब बिल्कुल येलो कलर का होता है वो, ठीक है, मोस्टली येलो कलर का होता है। अब बिल्कुल ऊपर से जाके एकदम गर्दन उसकी होती है, जो नेक होती है बिल्कुल स्वान जैसी होती है, और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब कोई महिला है, कोई लेडी है, वो डांस कर रही है, ठीक। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डांसिंग लेडीज एंड स्वान फ्लावर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ रेयर एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज, कैसी स्पीसीज है? प्लांट स्पीसीज फाउंड नियर द तीस्ता वैली, ठीक है। तीस्ता वैली कहाँ पर है? सिक्किम में है, और सिक्किम हिमालयन रीजन में आता है, आपको पता ही है कहाँ पर है सिक्किम। जो चिकन नेक है वेस्ट बंगाल का कॉरिडोर जो है उसी के जस्ट ऊपर बैठा हुआ है सिक्किम, है ना, भूटान और चाइना से लगा हुआ, ठीक। तो दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर द ज्योग्राफी। सो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ भी अगर डाउट्स होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई देयर, ठीक है। थैंक यू सो मच।